हेलो साशा दोस्तों। ने जब वीडियो तो आज हम सुनते हैं कहानी यार पापा पार्ट 19 और ये इस कहानी का आखिरी भाग है। तो आइए चलते हैं आखिरी सफर पे। फैसले का दिन। भारत के कॉरपोरेट सेक्टर की सबसे बड़ी टैक्स चोरी का फैसला आना था। इस फैसले पर भी सट्टा लगना शुरू हो चुका था। 3 जज की बेंच ने फैसला सुनाना शुरू किया तो करीब 1 घंटे तक फैसला सुनाते रहे। मनोज के पास साशा और बाबा बैठे थे। उस दिन जो फैसला आया उसका जमा जोड़ ये था कि मनोज ने जो दलील दी थी उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बदलना पड़ा था। मनोज की दलील इस पॉइंट पर टिकी थी कि जो डील हिंदुस्तान की जमीन पर हुई ही नहीं उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो कॉज भेजने या रेड डालने का कोई हक नहीं बनता। मनोज की दलील में यह भी बात अंडरलाइन की गई थी कि टेलीकॉम कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। साथ ही उसने टेलीकॉम मिनिस्ट्री पर गंभीर सवाल उठाए कि ऐसे तो ग्लोबल दुनिया में कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। उसने अपनी दलील में टेलीकॉम मिनिस्टर को ऐसा फंसाया जिससे उसकी कल जिससे उसकी इल इंटेंशन का पता चलता है। कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्टर को हिरासत में लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एम मोबाइल कंपनी के करीब 2,000 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटा दिए जाएं। साथ ही करीब 8,000 करोड़ की बैंक गारंटी भी लौटा दी जाए। इस फैसले के साथ कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों में लिखा था कि अगर देश में बिजनेस करना हम इतना मुश्किल कर देंगे तो देश की आर्थिक प्रगति कैसे होगी। मनोज साल्वे की दलील और कोर्ट का फैसला इतना सॉलिड था कि इसने कई कंपनियों जिन पर ऐसा ही केस चल रहा था के लिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते खोले। मनोज की दलील और कोर्ट का फैसला दोनों ही ऐतिहासिक थे। मनोज कोर्ट से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। उसको मीडिया वालों ने घेर लिया था। सब उसकी बाइट चाहते थे। आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये केवल मेरी जीत नहीं है, उस भारत की जीत है जो पूरी दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ने के लिए तैयार है। वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसने अपने साथ खड़े बाबा और साशा को आगे किया और बोला, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। ये दोनों अब मेरा आगे का काम संभालेंगे। मनोज ने हाथ से वी बनाया और तेजी से निकल गया। मनोज की रिटायरमेंट वाली बात से सब सकते में आ चुके थे। किसी को पता नहीं था वह कहाँ गया। प्रिया मनोज का बाबा और साशा को आगे करना बार बार देख रही थी। देखकर खुश हो रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। अगले ही पल मनोज प्रिया के सामने था। मनोज ने सबसे पहले प्रिया के दोनों हाथों को पकड़ा। उनको बहुत देर तक सहलाता रहा। प्रिया ने मनोज के सिर को सहलाया। खिड़की से समंदर घर में आ गया। समंदर बहाकर उनका खोया हुआ घर ले आया। दोनों समंदर के किनारे टहलते रहे और अपने कदमों के निशान से चार चार ईंटें रखते हुए अपने पुराने घर की मरम्मत करने लगे। शब्दों को जाया होने की जरूरत नहीं लगी, इसलिए वे घर की नींव में जाकर छुप गए। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। इनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर न तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। डैफनी के कैफे से फरीदा खानम की गजल की आवाज लहरों के साथ आ रही थी। प्रिया के हाथ अब भी मनोज के सिर पर थे। सूरज रुक रुक कर खांस खांस कर डूब रहा था। साशा ने जब वीडियो कॉल किया तो मनोज और प्रिया को एक फ्रेम में देखकर खुश हुई। उसकी मोबाइल की स्क्रीन थोड़ा सा भीग गई। टेलीकॉम मिनिस्टर का बुढ़ापा अब जेल में बीतने वाला था। अगर पुराना वाला मनोज होता तो जेल में जाकर मिनिस्टर को फिर से याद दिलाता कि उसने पंगा किससे लिया था। लेकिन मनोज तो बदल चुका था। कॉन्वोकेशन पर जाने के लिए मनोज और प्रिया तैयार थे। कॉलेज में सुबह से ही चहल पहल थी। पूरा बैच पहुंच रहा था। साशा और बाबा पहले ही पहुंच चुके थे। मनोज प्रिया के साथ पहुंचा। सेरेमनी शुरू होने वाली थी। मनोज अपने साथ अनुभा और गुनगुन को भी लेकर आया था। गजेंद्र का भी कोर्स उसी दिन खत्म होने वाला था। सभी मनोज के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। मनोज बैच के हर लड़के लड़की से गले मिल रहा था। अनुषा मनोज के पास आई। मनोज ने प्रिया को अनुषा से मिलवाया। मनोज ने अनुषा के बारे में प्रिया को बता रखा था। प्रिया ने अनुषा को अपने साथ बिठाया। बाबा की माँ भी आई हुई थी। बाबा घूम घूम कर उनको कॉलेज दिखा रहे थे।
शासा मनोज और प्रिया के बीच में बैठी हुई थी। सेरेमनी के बाद सबने अपनी ग्रेजुएशन ड्रेस की टोपियां हवा में उछाली। ये तस्वीर हमेशा के लिए फ्रीज हो गई। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, कॉलेज में घूम घूम कर यादें ताजा कर रहे थे। इस बीच धीरे से मनोज सबकी नज़र बचाकर कॉलेज से निकल गया। वह बस स्टैंड पहुंचा। उसने एक सरकारी बस ली, ठीक वैसे जब वह पहली बार कॉलेज से अपने गांव के लिए लौट रहा था। बस में उसको वही बाप और बेटा दिखे जो उसको फाइनल एग्जाम से पहले दिखे थे। वह उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। कुछ देर बाद कॉलेज में लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। मनोज के ना मिलने पर कोई घबराया नहीं। सबको पता था कि इस बार वह भटकेगा नहीं। तुम्हारे दिमाग में कहानियां छुपा रहा हूँ, बुरे वक्त में ये कहानियां काम आएंगी। बाहर शोर बहुत है, जब भी परेशान हो ना तो इनमें से कोई एक कहानी बाहर निकाल कर सुन लेना। मनोज को अपने पिता की बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ था। उस दिन अपने आगे बैठे बाप को उसने बेटे के कान में कहानी बोलते देखा और उसकी बचपन की सुनी हुई सारी कहानियां सच होने लगी। 12 घंटे के सफर के बाद मनोज जब अपने गांव पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। हवा में नमी थी। वो बाप बेटा भी मनोज के साथ उतरे। वह इनके उनके पीछे चलने लगा। जैसे जैसे मनोज आगे बढ़ता जा रहा था, उसका शरीर हल्का होता जा रहा था। कुछ ही देर में वो बच्चा बड़ा हो गया। मनोज ने देखा कि वो आदमी जो उसके साथ चल रहा है वह उसके पिता हैं। मनोज का खेत आ चुका था। चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो चुकी थी। मनोज ने अपने कपड़े उतारे और उस खेत में लेट गया, ठीक वैसे जैसे पिता लेटा करते थे। मनोज के अपने सिर पर एक हाथ महसूस हो रहा था। सड़क पर पत्ते आवाज कर रहे थे और मनोज को पिता की तुतलाती हुई आवाज सुनाई पड़ रही। मनोज ने अपने पिता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने उस हाथ को अपने माथे, सिर, गाल, पूरे शरीर पर लगाया। उसके पूरे शरीर में मिट्टी लग रही थी और वह हल्का होता जा रहा था। कुछ देर में वह इतना हल्का हो गया था कि हवा में तैरने लगा। खेत उसके लिए पिता हो गए। उसकी आंख कुछ देर के लिए लगी और उसकी बरसों पुरानी थकावट दूर हो गई। मनोज आधी नींद आधी जागी हालत में कुछ बुदबुदा रहा था। वो शब्द क्या थे सही से सुनाई नहीं दिए। मनोज ने गांव की दुख की नदी में डुबकी लगाई। वो नदी गंगा हो गई। वह वहीं नदी के किनारे बैठकर इंतजार करने लगा। उसको विश्वास था कि साशा ढूंढते हुए उसके पास जरूर आएगी। मनोज नदी को बहते हुए देख रहा था। साशा चुपचाप आकर उसके पास बैठ गई। साशा ने अपना सिर मनोज के कंधे पर टिका दिया। मनोज के हाथ साशा का माथा सहलाने लगे। साशा और मनोज लौटने के लिए उठकर खड़े हुए। नदी के उस पार उन दोनों को बस वाले बाप और बेटा दिखाई दिए। मनोज ने हाथ हिलाया और साशा का भी हाथ उठा दिया। उन्होंने उधर से हाथ हिलाया। नदी के उस पार बाप अपने बेटे के सिर को ठीक वैसे सहला रहा था जैसे इधर मनोज। साशा बुदबुदाई, यार पापा, थैंक यू। हम एक रास्ता 2 बार भटकते हैं। पहली बार कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश में और दोबारा भटके हुए रास्ते पर फिर चल पाने की इच्छा से। कई बार खुद से मिलने के लिए दुनिया भर के रास्ते भटकने पड़ते हैं। तो ये था कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।